नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं दिन भर की कुछ बड़ी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों की और आपको उनका असर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इन्फोसिस के नतीजों से जुड़ी खबर के साथ। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। दरअसल इन्फोसिस ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी ने मार्केट की उम्मीदों से ज्यादा मुनाफा कमाया है। साथ ही कंपनी को इस तिमाही में $3.8 बिलियन के बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। तो चलिए एक बार इन्फोसिस के जून तिमाही के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि कंपनी के नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 8.7% बढ़कर 6,921 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं रेवेन्यू 7.5% बढ़कर 42,280 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.2% बढ़कर 8,803 करोड़ रुपए रहा है। ब्लूमबर्ग के पोल के मुताबिक एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी का प्रॉफिट 6,778 करोड़ और रेवेन्यू 41,724 करोड़ रुपए रह सकता है, लेकिन इन्फोसिस ने दोनों मोर्चों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। अब एक नजर डालते हैं कंपनी को मिले बड़े प्रोजेक्ट्स पर। दरअसल इन्फोसिस को इस तिमाही में $3.8 बिलियन के बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिनमें 55% डील्स नेट न्यू है, यानी कि पूरी तरह से नए क्लाइंट्स हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ईपीएफओ से जुड़ी है। दरअसल ईपीएफओ ने देश में लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार यानी कि 21 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि ईपीएफओ अब तक 15 लाख हायर वेज पेंशन की 98.5% एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर चुका है। इन एप्लीकेशंस में से 11 लाख से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं और अब सिर्फ 21,995 एप्लीकेशंस ही पेंडिंग बची हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि ईपीएफओ को मिले टोटल एप्लीकेशंस में से 72.3% को रिजेक्ट कर दिया गया है। ईपीएफओ ने 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के आवेदन पर डिमांड लेटर इशू किए, जबकि इनमें से 11 लाख एप्लीकेशंस को ईपीएफओ की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि ईपीएफओ की तरफ से अभी कुल 21,995 मामले पेंडिंग हैं। ईपीएफओ ने यह कार्रवाई 4 नवंबर 2022 को जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशों पर की है, जिसके तहत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत किए गए अमेंडमेंट पर मंजूरी दी गई थी। इस अमेंडमेंट में मंथली पेंशन को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। इसी में कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स को अपने 12% कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33% को पेंशन में ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई थी। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं मिंत्रा और इसके निदेशकों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई की। दरअसल ईडी ने 1654 करोड़ रुपए से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा उल्लंघन मामले में कंपनी पर केस दर्ज किया है। मिंत्रा पर आरोप है कि उसने होलसेल ट्रेड के नाम पर मल्टी ब्रांड रिटेल का संचालन किया, जो कि एफडीआई नियमों का उल्लंघन है। ये मामला बेंगलुरु स्थित कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया है। ईडी को इस बात की विश्वसनीय जानकारी मिली कि मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबंधित कंपनियां थोक कैश एंड कैरी के नाम पर मल्टी ब्रांड रिटेल चला रही हैं। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। एफडीआई गाइडलाइन के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियां मल्टी ब्रांड रिटेल नहीं कर सकती हैं। ईडी ने इस पूरे मामले पर फेमा की धारा 16(3) के तहत केस दर्ज किया है। ये कार्रवाई इस आधार पर की गई है कि कंपनी ने जिस पर्पस के लिए एफडीआई हासिल किया था उसका दुरुपयोग किया गया है। ये नियमों के खिलाफ है और इस पर सख्त कार्रवाई संभव है। अगली खबर जुड़ी है आईपीओ से। दरअसल टाटा ग्रुप की एनबीएफसी टाटा कैपिटल की इस साल बाजार में लिस्टिंग होनी है। पहले माना जा रहा था कि कंपनी $11 अरब का वैल्यूएशन हासिल करना चाहती है, लेकिन ईटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब कंपनी 18 से $20 अरब का वैल्यूएशन चाहती है। $20 अरब यानी करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर टाटा कैपिटल देश की चौथी सबसे बड़ी एनबीएफसी बन जाएगी।
फिलहाल टाटा कैपिटल की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अपडेटेड DRHP में IPO का साइज करीब 2.2 अरब डॉलर यानी कि अगर भारतीय करेंसी में देखा जाए तो 18,900 करोड़ रुपए तक हो सकता है। IPO के साइज का अनुमान इसके अपेक्षित वैल्यूएशन के आधार पर लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक टाटा कैपिटल को सितंबर 2025 तक IPO लाना है और माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप की तरफ से IPO को सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के आखिरी या अगस्त के पहले हफ्ते में कंपनी सेबी के सामने फाइनल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि DRHP फाइल कर सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। तो अमेरिका जापान ट्रेड डील से आगे और समझौतों की उम्मीद बढ़ने के बाद एशियाई में आई तेजी के साथ बुधवार 23 जुलाई को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़त दर्ज की गई है। इस पॉजिटिव मोमेंटम को ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर ने लीड किया है। स्टॉकहोम में होने वाली अमेरिका चीन ट्रेड वार्ता की खबर से निवेशकों की उम्मीद बढ़ी है। 23 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति हुई और निफ्टी 25,200 के ऊपर पहुंच गया। सेंसेक्स 539 अंक बढ़कर 82,726 अंक पर और निफ्टी 159 अंक बढ़कर 25,219 पर पहुंचता हुआ नजर आया। लगभग 1882 शेयरों में तेजी आई, 1990 के आसपास शेयरों में गिरावट और 161 शेयरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। निफ्टी पर टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज फाइनेंस टॉप गेनर रहे, जबकि टाटा कंज्यूमर, HUL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम इंडस्ट्रीज नुकसान में नजर आए। BSE मिड कैप में 0.24% की यहां पर ग्रोथ देखने को मिली और स्मॉल कैप इंडेक्स स्थिर नजर आया। सेक्टोरल इंडेक्स की बात की जाए तो सेक्टरों में रियल्टी इंडेक्स 2.6% गिरा, मीडिया इंडेक्स 1% नीचे रहा, FMCG इंडेक्स में करीब 0.5% की गिरावट आई, जबकि ऑटो, मेटल, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, फार्मा, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक और टेलीकॉम में 0.5 से 1% की तेजी यहां पर दर्ज की गई। तो ये थी मनी टाइम में आज की कुछ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज का मनी टाइम पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।